हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, घाटा चक्र करंट क्यूज का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 और आरओ 2021 के लिए मेनली फोकस्ड है। इस करंट क्यूज का खास बात यह है कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन को पुट अप किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें जो व्याख्या में जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज का, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, जैसे कि दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस या जीएस वर्ड, जो कि मेनली फोकस्ड है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो आपको हमारे नए चैनल यूपीपीसीएस किंगडम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आपको वहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सिंपली सर्च कीजिए यूट्यूब में, यूपीपीसीएस किंगडम नंबर 1 पर आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए या आपको लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यूपीपीसीएस किंगडम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ आपको जरूर उपलब्ध कराई जाए। और इन सभी का जो पीडीएफ है, चाहे वो घटना चक्र करंट क्यूज का हो, सबका पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस किंगडम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए, अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं पीडीएफ से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा SERB पावर का शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि SRB का जो है पावर का फुल फॉर्म क्या है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, या इससे पूछा जाए कि यह किस मंत्रालय के अधीन है या किससे रिलेटेड है। आपको याद रखना है, महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से गठित किया गया एक योजना है। उसके बाद ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट से। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि सब पावर का जो फुल फॉर्म है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दैट्स इट। 62, अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? करेक्ट आंसर इज राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग शुरू करने वाला जो पहला हवाई अड्डा रहा, वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। ये सुविधा जो प्रदान की जाएगी वह इंडिगो एयरलाइंस की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 63, अक्टूबर 2020 में भारत की किस राज्य सरकार द्वारा धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। धरणी पोर्टल क्या है? तो यह जो है राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डेवलप किया गया है। इसका लाभ ये होगा कि इससे सरकारी भूमि और अन्य निजी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। विशेष बात क्या याद रखना है कि तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य है जो भूमि पंजीकरण हेतु अधिकतम कार्य IT सेवाओं के माध्यम से पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 64, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुजरात होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन
गुजरात राज्य में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसकी जो है उद्घाटन करता रहे। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्त कि आरोग्य कुटीर आरोग्य वन एकता माल और बाल पोषण जो पार्क है यह जो है गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया गया, गुजरात राज्य से संबंधित। दैट्स इट, इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। ठीक है, कौन सा स्टेट है? गुजरात राज्य है। एकता क्रूज सेवा केवड़िया शहर जिला नर्मदा गुजरात में जो है शुरू किया गया है। तो एकता क्रूज सेवा है क्या? आपको याद रखना है कि यह जो सेवा है यह एक नौका यात्रा है, यानी एक फेरी सवारी है। और इस फेरी सवारी का जो प्लेस यानी जगह होगी वह 40 मिनट की यात्रा के दौरान एक बार में सवार 200 यात्री जो है विश्व की सबसे जो ऊंची जो प्रतिमा है दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख सकेंगे। नहीं, उसकी जो है 40 मिनट की यात्रा उसकी चारों ओर अपना करेंगे। ठीक है, एक बार में 200 सवारी। तो ये उसके लिए जो है ये एकता क्रूज सेवा को जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्त कि जो एकता क्रूज सेवा है वह गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है नौका यात्रा कराई जाएगी इसके माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस राज्य में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून हवाई अड्डे के नाम से भी, देहरादून एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसके विस्तार को लेकर पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध किया है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67, नवंबर 2020 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नदी के बेसिन में 220 करोड़ रुपए की लागत से सीस्मिक सर्वेक्षण अभियान शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है गंगा, दूसरा ऑप्शन बी है कावेरी, तीसरा ऑप्शन आप ले लो कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। चौथा ऑप्शन आप ले लो महानदी। ठीक है, क्या है? महानदी। तो इसका जो गाइज करेक्ट आंसर होगा वो होगा महानदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। महानदी बेसिन में सीस्मिक सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि सीस्मिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किस नदी से संबंधित है, तो वो महानदी बेसिन उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इतना ही बस आपको याद रखना है फॉर द पर्पज़ ऑफ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो चाहे यूपीपीसीएस आरओ एआर हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा खास याद नहीं रखना है। और सीस्मिक सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ कब से शुरू किया जाएगा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये किस नदी बेसिन से, दैट इज महानदी बेसिन उड़ीसा। अभियान का शुभारंभ उड़ीसा के पुरी जिले मेकांगतपुर में महानदी की तलहटी में किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। महानदी बेसिन में सभी 5 ब्लॉक विस्तारित हैं, वो सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना जानना है कि कौन सी नदी बेसिन है, तो महानदी बेसिन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में यूजीसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक पर प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मुद्दे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आरपी तिवारी। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मुद्दे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, तो आपको याद रखना है आरपी तिवारी की अध्यक्षता में। ठीक है, बाकी और भी सारी चीज़ें दी हैं, आपको इतना ध्यान जो देना है वो इतना बहुत ज़्यादा पूछ लेंगे कितनी सदस्यीय टीम होगी, तो ये 7 सदस्यीय होगी जिसकी अध्यक्षता आरपी तिवारी जो कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इतना ही याद रखना है, जो कि गठन करता है यूजीसी। ठीक है,
बस अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, आरपी तिवारी, दैट्स इट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख सकते हैं आप कि नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री सुरक्षा समिति ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारत अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम रखने वाला विश्व का कौन सा देश है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चौथा स्थान होगा। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मान्यता देने वाला विश्व रेडियो नेविगेशन प्रणाली की भाग के रूप में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। पहले स्थान पर कौन? दूसरे तीसरे पर। तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, उसके बाद अपने भारत का नंबर है। ठीक है, बस इतना याद रखना कौन सा स्थान है, चौथा है, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है, दैट्स इट। सेम इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है या किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो ये हिंद महासागर में अमेरिका की स्वामित्व वाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को जो है ये प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, विशेषता क्या है कि देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसकी उपयोगकर्ता की सटीक स्थिति की सूचना दे सकता है। इसे हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता हेतु सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जानकारियाँ रहीं, इनको याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए दे रखा है कि 15 नवंबर 2020 से राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 की शुरुआत हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर 2021 तक मनाया गया, 2020, ठीक है, तो 15 से 21 नवंबर 2020 के बीच मनाया गया। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी दे रखा है कि इस वर्ष का मुख्य जो विषय रहा, थीम रहा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का, वह प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा था। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो करेक्ट यानी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 18 नवंबर की जगह नहीं, ये 20 नवंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो इतना फैक्चुअल नहीं पूछेंगे, बस आपको दोस्त इतना यहाँ पर याद रखना है कि जो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह रहा वह 15 से 21 नवंबर 2020 के बीच मनाया गया। मुख्य जो विषय रहा वो रहा प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा। वर्ष 2014 में नवजात कार्यक्रम जो योजना शुरू करने वाला पहला जो देश रहा वो भारत रहा। ठीक है, तो आपको सप्ताह कब मनाया गया ये याद रखना है, 15 से 21 नवंबर 2020, और इसका जो मुख्य थीम रहा वो क्या रहा वो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतना डिटेलिंग में नहीं पूछ लेंगे 18 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देना इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, नवंबर 2020 में किस राज्य में आभासी न्यायालय और ई चालान परियोजना का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, असम। ठीक है, देखो आभासी जो न्यायालय शुरू करने वाला वैसे तो दिल्ली था, लेकिन ठीक है, हाँ दिल्ली था। चलो, तो ये शुरू किया गया है आभासी न्यायालय की जो शुरुआत की गई है वो कहाँ पे? हाल ही में, यहाँ पर हाल ही में पूछा है। ठीक है, तो लेटेस्ट जो रहा वो रहा असम। आप देख सकते हैं कि आभासी जो न्यायालय है यह भारत सरकार की कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति की पहल है।
31 अक्टूबर 2020 को उद्घाटित महाराष्ट्र के दूसरे आभासी न्यायालय का नाम भी क्या है? न्याय कौशल। हाँ, यहाँ पर आपको ये देखना है, इम्पोर्टेंट जो ये है कि वर्तमान में भारत में जो 9 आभासी का न्यायालय हैं, 9 तरह के आभासी न्यायालय हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ हैं ये आपको ध्यान देना है। तो पहला रहा दिल्ली में 2 आभासी न्यायालय, फिर हरियाणा फरीदाबाद में तीसरा, फिर चौथा हो गया महाराष्ट्र पुणे में, पांचवा हो गया मद्रास, छठा हो गया कर्नाटक बेंगलुरु, सातवां हो गया महाराष्ट्र नागपुर, और केरल कोच्चि में ये आठवां हो गया, और नौवां असम गुवाहाटी। ठीक है, तो लेटेस्ट जो है वो असम गुवाहाटी में खोला गया है। बाकी आप देख सकते हैं 9 जो है इस तरह के हैं। दिल्ली में वो 2 आभासी न्यायालय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जो जिला है वह कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये कर्नाटक का जो 31वां जो जिला है वो जो है विजयनगर को बनाया गया है। और यह किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के बना है? तो ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के विजयनगर को बनाया गया है। विजयनगर नाम रखा गया है, उसका कारण है कि विजयनगर साम्राज्य के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्राचीन जब से जो प्रसिद्ध राजा रहे वो रहे कृष्णदेव राय। ठीक है, फॉर द पर्पस एग्जाम की पॉइंट हिस्ट्री की आप देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में 33वें स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसने संबोधित किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्चुअल मीटिंग हुई वह नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। खास बात और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हो आपको याद रखना है कि भारत सरकार को जो लक्ष्य है भारत से टीबी मुक्त करने का वो है वर्ष 2025 तक। अगर वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाएगी तो वर्ष 2030 तक है। ठीक है, तो ये रहे गवर्नमेंट के टारगेट कि टीबी को जो मुक्त करना है वो भारत से वर्ष 2025 तक लक्ष्य है कि मुक्त कर देना है। अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा तो याद रखना है वर्ष 2030 तक। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अलग कैबिनेट गठित करने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है गो कैबिनेट की प्रथम बैठक 22 नवंबर 2020 को की गई। तीसरा है कि बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसके चारों जो तीनों के तीनों कथन दे रखे हैं वो सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में केंद्रीय संचार शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का जो है ये आयोजन की घोषणा की है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौथे संस्करण का। ठीक है, चौथे। तो आपको याद रखना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण की जो आयोजन रहा वह 9 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया। आपको इसमें याद रखना है कि इसका जो थीम रहा वो क्या रहा? तो थीम जो रहा वो रहा समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। ठीक है, और इसका जो आयोजन की तिथि रही वो कब से कब अवधि रही? तो 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का चौथा संस्करण की जो है आयोजन किया गया। संबंधित मंत्रालय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयोजन जो करता रहा वो दूरसंचार विभाग तथा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रतिभागी देशों की जो संख्या रही वो 50 से अधिक। ठीक है, तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो चौथा संस्करण हुआ है, याद रखना है कि चौथा संस्करण है, साथ ही जो है इसका आयोजन की जो अवधि रही वो कब रही है? तो 8 से 10 दिसंबर 2020 की मध्य। उसके साथ ही आपको थीम भी याद रखना है कि थीम जो रहा वह समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर, इतना ही आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक योजना पर कार्य किया था जो अपने प्रयोग में सफल रहा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केसर। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर की खेती तो आपको याद रखना है
की जो है केसर की बात की जा रही किस स्टेट से संबंधित है, तो यह जो है सिक्किम के दक्षिण यांगयांग भाग में, किस स्टेट से, सिक्किम। ठीक है। साथ ही आपको ये याद होना चाहिए कि भारत का केसर का कटोरा जो है वो किसी कहा जाता है, तो कश्मीर का पंपोर क्षेत्र, यानी कश्मीर को जो है वो जो पंपोर क्षेत्र है उसको भारत का केसर का कटोरा कहा जाता है। केसर उत्पादन के दूसरे प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ हैं। ठीक है। विशेष बात क्या है कि सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी तथा हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से सिक्किम की यांगयांग की मिट्टी तथा उसके पीएच, जो पीएच मान होता है मिट्टी का, उसकी स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण किए गए थे। तो आपको इतना याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है जिसमें जो है वो केसर के उत्पादन के लिए एक परियोजना पर कार्य किया गया था, जो सफल किया गया, वो स्टेट है सिक्किम आपका। ठीक है। और वो केसर से संबंधित है। दूसरा आपको याद रखना है कि भारत का केसर का कटोरा कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को कहा जाता है। दैट्स इट। नंबर 77, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन अब इसी तरीके से कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये होगा आपका नई दिल्ली। करेक्ट आंसर। ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि 13वां जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से जो है ये संपन्न हुआ है। साथ ही आपको इससे याद रखना है इसका जो थीम रहा वो क्या रहा, तो शहरी गतिशीलता की उभरती रुझान। ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो चाहे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम। ठीक है। हाँ, खास बात और याद रखना है जो नेक्स्ट होगा यानी 14वां जो होगा वह जो है कहाँ संपन्न होगा, तो यह कोच्चि केरल में आयोजित किया जाएगा 29 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य, यानी इस साल 2021 में जो होने वाला 14वां है वह 29 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य कोच्चि केरल में जो है वो आयोजित किया जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 78, 8 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने फास्टैग को सभी 4 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया है। इस घोषणा के अनुसार कब तक नई और पुरानी 4 पहिया वाहनों को फास्टैग अपनाना होगा, कब तक? तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1 जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जो अनिवार्य होगा, अनिवार्य होने की जो तिथि है वह है 1 जनवरी 2021, जिसकी घोषणा 8 नवंबर को की गई है। किस पर जो होगा ये अप्लाई, तो ये सभी पुरानी और नई 4 पहिया वाहनों पर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फास्टैग अप्लाई हो रहा है यह 1 जनवरी 2021 से अप्लीकेबल होगा। किस पर, तो सभी पुरानी और नई 4 पहिया वाहनों पर। ठीक है। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इससे पूर्व की अनिवार्य जो तिथि रही 1 अक्टूबर 2019। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, बस आपको इतना याद रखना है। हाँ, आपको इतना याद रखना है कि जो सभी पुरानी और नई 4 पहिया वाहनों पर जो फास्टैग एप्लीकेबल होगा वो 1 जनवरी 2021 से जो है स्टार्ट है। ठीक है। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79, नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 जो है आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो ये आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान दैट इज ITRA जो कि जामनगर गुजरात में होगा, और दूसरा जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में होगा। कहाँ? तो आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान ITRA जो होगा वो जामनगर गुजरात में, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान ITRA जामनगर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो माननीय विश्वविद्यालय दर्जा होगा वह जयपुर में। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो 2 आयुर्वेद संस्थान की बात की जा रही है, पहला होगा जामनगर गुजरात जिसका नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा, और दूसरा जो होगा वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। ठीक है। 2 इतना ही पर्याप्त है आपका। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से किस राज्य में नौ नेशनल हाईवे परियोजना की आधारशिला रखी है? 9 नेशनल हाईवे की आधारशिला जो रखी गई है किस स्टेट से संबंधित है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा स्टेट की बात की जा रही है।
आप देख सकते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट। ये राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई होगी वो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई होगी वो 962 किलोमीटर की बात की जा रही है। लागत कितनी होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो 9 नेशनल हाईवे परियोजना की आधारशिला रखी गई है 27 अक्टूबर 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा, वो किस स्टेट से संबंधित है, तो त्रिपुरा। दैट्स इट, इतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, किस स्टेट से, त्रिपुरा।